एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर दिस वन। ठीक है चैतन्य, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अभी 3 स्टार्ट कर दिया, 3 कर देता हूं फिर 2 करता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। आपको एक ट्राइंगल गिवन है जिसके वर्टेक्स आपको गिवन है। ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है, बट फिलहाल मैं हमेशा रफ फिगर बनाता ही हूँ। ABC, आपकी मर्जी, ये बनाना चाहो तो बनाओ, नहीं भी बना सकते हो। और कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं K0, 4 0 और 0 2। और इस ट्राइंगल का जो एरिया गिवन है वो आपको गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट्स। ध्यान देना बच्चों, एरिया, फाइनल एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन है और कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम क्या कहेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 4। पहले तो एरिया मेंशन किया। दिस इंप्लाइज 1/2 बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट K4 0 0 0 and 2 और थर्ड 1 1 1 होल डिटर्मिनेंट। बट विद इन कैलकुलेशन दिस 4 मे बी -4। ठीक है ना? तो एरिया, जब कोई भी आपको कोऑर्डिनेट में वेरिएबल निकालना हो या कोई भी वैल्यू निकालनी हो तो एरिया जो यूज करना है वो प्लस माइनस यूज करना है, क्योंकि जब इस प्रोसेस में रहा होगा इस डिटर्मिनेंट का जो आउटपुट है वो +4 भी आ सकता है, -4 भी आ सकता है। हम सिर्फ फाइनल आंसर लिखते हैं बिकॉज एरिया इज अ मेजर क्वांटिटी, कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट। बट विद इन कैलकुलेशन यूज +-4। ठीक है, अब 2 से किया बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई। दिस इंप्लाइज K4 0 0 0 2 1 1 1 होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू +-8। अब जो मैं एक्सपेंशन कर रहा हूं बेटा वो रो 1 से ही कर रहा हूं, भले रो 2 कॉलम 2 में कंटिन्यू 2 जीरोस हैं, कर सकते हैं, बट रो 1 से मैं कर रहा हूं। तो पहला एलिमेंट अपने पास क्या आएगा? K, और उसका साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि A11 है। जिस कॉलम में K है वो सारे एलिमेंट एलिमिनेट कर दो और जिस रो में है वो सारे एलिमेंट हटा दो। अब बच रहा है 0 2 1 2। 0 × 1 0 और 2 × 1 2 -2। फिर दूसरा हो गया -0, क्योंकि दूसरा है A12। सम कितना है? ऑड, तो नेगेटिव। माइनस 0 × समथिंग 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर +1 × पॉजिटिव हो जाएगा। कॉलम के सारे एलिमेंट डिलीट कर दो, रो के सारे एलिमेंट डिलीट कर दो, बचा 4 0 0 2, यानी 4 2 8 -0 इज इक्वल टू +-8। करेक्ट। अब हमने ऑफ करना है ब्रैकेट। दिस इंप्लाइज -2 × K, 0 खत्म, +8 इज इक्वल टू +-8। मुझे लगता है यहां पे कैलकुलेशन करने में दिक्कत आई होगी। ठीक है ना, +-8 वाले में एक पहले और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप चाहो तो यहां से -2 कॉमन ले लो, ये हो गया आपके पास K। या एक मिनट, एक काम करते हैं, हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं इसे। तो ऐसे केस में क्या करते हैं बेटे, एक बार इस एक्सप्रेशन को +8 के बराबर ले लेते हैं और -2 के +8 और एक बार इसे -8 के बराबर ले लेते हैं। अब +8 राइट पे गया इस एक्सप्रेशन में, तो -2K इज इक्वल टू 0, 2 0 के नीचे गया K इज इक्वल टू 0। दूसरा -2K +8 इज इक्वल टू -8, 8 लेफ्ट पे गया, -2K इज इक्वल टू -16। दिस इंप्लाइज K इज इक्वल टू 8। तो यहां पर K की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, ईदर K 0 एंड K इज इक्वल टू 8। आंसर चेक करिए बेटा। सही है सर। ठीक है, समझ में आ गया? यस। अब इसका सेकंड पार्ट तो करने की जरूरत नहीं है, कर लोगे? हैंड रेस करो अब जो दोनों पार्ट कर सकता है।
सर इसमें दोनों वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होंगी ना? हाँ जी बेटा, दोनों पॉसिबल है। ठीक है, जो पहली वैल्यू है उससे +8 मिलेगा, यानी अगर k को 0 रखते हो तो, और अगर k को आप रखेंगे 8 तो आपको -4 मिलेगा। ठीक है यस सर। डन। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। कह रहे शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। सेकंड क्वेश्चन में आपको a दे रखा है, a प्लस सॉरी बेटा, a कॉमा b प्लस c, and b is given as b comma c plus a, and c is given as c comma a plus b। ये आपको abc गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, बताना है कि ये कोलिनियर है। शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। आप फाइंड आउट करो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो 1/2 पहले आपके पास x हो जाएगा a, b और c, y हो गया b प्लस c प्लस a एंड a प्लस b, और 1 1 1 होल डिटर्मिनेंट। वैसे अगर हमने 4.2 एक्सरसाइज की होती तो ये सिर्फ 2 स्टेप का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हम यूज कर सकते थे, लेकिन फिलहाल अभी हमने नहीं किया तो इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 एज इट इज, डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई किया। मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं अलोंग रो 1। a पॉजिटिव, कॉलम के एलिमेंट डिलीट हो गए, रो के एलिमेंट डिलीट, c प्लस a माइनस a प्लस b, यानी माइनस a माइनस b, साइन चेंज हो गए। फिर माइनस b प्लस c, कॉलम के एलिमेंट हट गए, रो के एलिमेंट हट गए, ये आ गया b माइनस c। ध्यान दो बेटे, b इंटू 1 और माइनस c इंटू 1। ठीक है, फिर तीसरा प्लस 1 इंटू कॉलम के एलिमेंट डिलीट, रो के एलिमेंट डिलीट, ये आ गया आपका ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस सी से किया तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। देखो बच्चों, ठीक है कैलकुलेशन अगर लग रही हो डिफिकल्ट तो एक एक स्टेप कर सकते हो आप घर पर। ये दोनों कट गए, हाँ जी 0 आएगा बिल्कुल। 1/2 एज इट इज, ब्रैकेट ऑफ किया, ये आ गया ए सी माइनस ए बी, ये बन गया बेटे बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ब्रैकेट खोला तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। देखो क्या क्या जा रहा है, अगर ध्यान दो तो प्लस ए सी माइनस ए सी, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस ए बी माइनस ए बी, सारा कट के हो गया 0। 0 इंटू 1/2, आंसर इज 0। अब आएगी रीजनिंग, बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to 0, therefore points are collinear। because collinear मतलब if 3 or more points lie on a same straight lines then points are collinear। ठीक है, हाँ जी, किसको किसको समझ में आ गया, हैंड रेस करो। सदफ कोई दिक्कत? सदफ कोई प्रॉब्लम है, हैंड ना रेज हो रहा हो तो टेक्स्ट करो। ठीक है, तो और कोई प्रॉब्लम बच्चों 4.3 में, कोई और डाउट में हो तो लिखो, नहीं तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर अब चलें। चलो फिर अब नेक्स्ट टॉपिक पे मैं चल रहा हूं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अगला टॉपिक है अपना माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। एनसीईआरटी उठा लो, इसमें जो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स दिया हुआ है
वो देखो तो आपको जो सिंबल्स दिए हुए हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 19 में आप देखो, या अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या कह रहा है, माइनस ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ डिटर्मिनेंट, माइनस ऑफ अ डिटर्मिनेंट, माइनस ऑफ अ डिटर्मिनेंट और माइनस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, दोनों में से कोई भी हेडिंग इस्तेमाल की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि माइनस सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट के लिए एग्जिस्ट करते हो, ठीक है। ये अलग अलग राइटर के लिए, अलग अलग राइटर अपने अपने टॉपिक को अपने हिसाब से नाम देते हैं। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट चाहे बोल लो, या माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स बोल लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है ना। अभी आप देखेंगे मैट्रिक्स में भी हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को निकालेंगे और डिटर्मिनेंट सिंबल यूज करके भी माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो इन टॉपिक में कोई डिफरेंस नहीं है कि अगर कोई लिख दे व्हाट इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट, तो इसमें हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि एनसीईआरटी में डिटर्मिनेंट है और किसी ने हमसे स्क्वायर मैट्रिक्स का पूछ लिया तो हमारे पास कोई आंसर नहीं, वही सेम आंसर है जो डिटर्मिनेंट के केस में है, ठीक है। अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स, मैं सिंपल मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट ही बना देता हूं जैसे बुक ने बनाया, बाकी मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, कहीं मैट्रिक्स कहीं डिटर्मिनेंट बनाऊं तो कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है वो, ठीक है। माइनर्स एंड कोफैक्टर, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों माइनर्स के बारे में। माइनर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, मैंने दोनों बातें लिख दी जो कि तुम लोगों को कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। माइनर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स और अ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स स्टार्ट होगी ऑर्डर 2 से, ठीक है। जैसे मान लो ए इज अ, या पहले हम माइनर्स लिख लेते हैं, माइनर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 का अपने पास एक डिटर्मिनेंट है, यानी डेल्टा इज इक्वल टू A11 होल डिटर्मिनेंट। अगर इसका माइनर निकालना हो तो क्या निकलेगा, तो माइनर इज डिनोटेड बाई M11, माइनर इज डिनोटेड बाई M11, ठीक है। तो अगर आप A11 का माइनर निकालो तो क्या करते हैं, जो A11 है वो जिस कॉलम में है वो सारे एलिमेंट हटा दिए जाते हैं, और जिस रो में है वो सारे एलिमेंट हटा दिए जाते हैं, बाकी जो बचता है डिटर्मिनेंट या एलिमेंट वही उसका माइनर होता है। तो यहां तो A11 जिस कॉलम में है उसे हटा दो, A11 जिस रो में है उसे हटा दो, कुछ है ही नहीं, तो M11 इस केस में होगा नॉट एग्जिस्ट। यानी ये समझ जाओ कि जो माइनर्स होते हैं वो मिनिमम ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं, ऑर्डर 1 के डिटर्मिनेंट का कोई माइनर नहीं होता, ठीक है। अब आते हैं माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट। सेकंड बेटा, माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, इस पे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ ही जाओगे। एक्सक्यूज मी सर, सर बोलो। सर ये फर्स्ट वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दो। अब मैं सेकंड करूंगा, फर्स्ट अपने आप क्लियर होगा। देखो A11, A12, A21, A22, माइनस हर एक एलिमेंट का निकलता है, माइनस हर एक एलिमेंट का निकलता है। यहां कितने एलिमेंट टोटल हैं, 4, तो टोटल माइनस कितने होंगे, 4। अब ध्यान देना, माइनस निकालने चल रहा हूं, अपने आप फर्स्ट आ जाएगा बेटा M11। जब आप माइनर M11 निकाल रहे हो तो आप देखो, तो यहां से जिस कॉलम में A11 है वो सब हट जाएगा, जिस रो में A11 है वो सब हट जाएगा, बचा क्या, A22। तो माइनस ऑफ A11 इज A22, सही है। अब देखो फर्स्ट वाले में, अगर मैं A11 जिस कॉलम और रो में है साथ में हट गए तो अपने पास क्या बच रहा है,
कुछ बच रहा है? हाँ जी सदब, No, sir. देयरफॉर नॉट एग्जिस्ट। ये मेथड है माइनर निकालने का, तो वहां तो फॉलो ही नहीं करता मेथड, तो मिनिमम ऑर्डर 2 होना चाहिए। ठीक है, तो M11 कितना हो गया? A22। अब यही मेथड सब में लगाना है। क्लियर हो गया होगा सबको? अब इसी मेथड के थ्रू हम चलेंगे। अब निकालो बेटे M12, माइनर ऑफ M12। सब अपने दिमाग में 2 सेकंड में समझ लो कि क्या होगा M12। ठीक है, यस चैतन्य? सर कुछ नहीं, गलती से हो गया था मेरा। जिस कॉलम में A12 है वो चला गया। माइनर इज अ एल्जेब्रिक क्वांटिटी। यहां कोई प्रैक्टिकल मीनिंग नहीं है इसका। जैसे हम पढ़ते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, वोट इट स्टैंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर डिटेल में जाए कि भाई यही क्यों होता है, बिकॉज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो जो आप इसको पढ़ रहे हो ये अलजेब्रा यूज होगी सिस्टम ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, उसको सॉल्व करने के लिए आप ये अलजेब्रा पढ़ रहे हो। क्या ये ऐसे करना ही है आपको? ठीक है ना, इससे बहुत सारी क्वांटिटी जुड़ती जाएंगी। तो इट इज ओनली अलजेब्रा, और ऐसा कोई प्रैक्टिकल मीनिंग नहीं कि हम लाइफ से कोई एग्जाम्पल उठा सके कि ये माइनर वहां हमें फायदा देता है। नहीं, ये एक प्रोसेस है, एक मेथड है जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को समझना है, उसको नाम दे दिया गया कि पहले आपको माइनर्स निकालने हैं। अब माइनर्स क्या होते हैं उसका बस यही डेफिनेशन जो अभी कर रहे हैं हम। ठीक है, तो M12 की बात करें, बिल्कुल ठीक है, सही बच्चों ने आंसर कर दिया। जिस कॉलम में A12 है वो सारे डिलीट, जिस रो में A12 है वो सारे डिलीट, A21। ठीक है, इसी तरीके से M21 की बात करूं, माइनस ऑफ A21 इज M21। जिस रो में बिलोंग करता है A21 वो चला गया, और जिस कॉलम में बिलोंग करता है वो चला गया, वो आ गया A12। नाउ माइनस ऑफ A22 दैट इज M22। जिस कॉलम में बिलोंग करता है वो हट गया, जिस रो में बिलोंग करता है वो हट गया, ये आ गया A1। ये मेथड हम लगाते हैं ऑर्डर 2 के माइनर्स को निकालने के लिए। ठीक है, अब आओ माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट। ठीक है, 2 तो समझ गए हो सारे। माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट, यही लास्ट है। माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट। वैसे तो किसी भी ऑर्डर का निकाल सकते हो, लेकिन 3 मैक्सिमम अपने सिलेबस में, तो वही हमें निकालना है। तो सपोज हम लेते हैं डिटर्मिनेंट अपना ऑर्डर 3 का, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, अब हम पहले एलिमेंट का माइनर निकालने चल रहे हैं, M11। किसका? A11 का। तो जिस कॉलम में A11 है वो सारे हट गए, ये सीख चुके हो तुम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हुए, और जिस रो में है वो हटा देना है। यानी सोचो जो एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो माइनर थे। अब जो बचा ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट, यही इसका माइनर है। यानी A22, A32, A23, A33 होल डिटर्मिनेंट। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल A22 इंटू A33 माइनस ऑफ डायगोनल A32 इंटू A23। किसको किसको समझ में आ गया? हैंड रेज करो। मतलब सर अब एक रो का नहीं, पूरे उसका निकाल, जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं उसका डिटरमिनेंट। हाँ हाँ, इसमें अब हम अब डिटर्मिनेंट नहीं निकाल रहे बेटे, हर एलिमेंट का माइनर क्या मतलब रखता है। तो हर एलिमेंट का इंडिविजुअल निकलता जाएगा कि M11 A11 का माइनर की वैल्यू ये होती है। तो यहाँ टोटल 9 माइनर्स निकलेंगे, क्योंकि कुल कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट्स है। सर मतलब माइनर 3 और ऑर्डर 3 में माइनर के लिए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। हाँ, डिटर्मिनेंट चाहिए उसमें। एक तरह से ऑर्डर 2 में तो डायरेक्ट एलिमेंट आ गया,
लेकिन ऑर्डर 3 में जो एलिमेंट बचते हैं वो ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट बचते हैं। एक तरीके से ध्यान लगाओ तो माइनर भी रियल नंबर ही है, सॉल्व करके जो रियल क्वांटिटी आ रही है वो माइनर आप बता रहे हो, ठीक है ना। अब बात करता हूं A23 की, M23 यानी A12 का अगर मुझे माइनर निकालना हो तो मुझे निकालना पड़ेगा A23, सॉरी M12 का मैं माइनर निकालता हूं, सॉरी बच्चों। और ये स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं, डिटर्मिनेंट वाला, डायरेक्ट यहां आ सकते हो, जो ये वाला ब्रैकेट में लगा रहा हूं, सीधा ये लिख सकते हो, बट फिलहाल अभी मैं मार्क कर रहा हूं। अब हमें M12 का माइनर निकालना है, तो जिस कॉलम में A12 है वो चला गया और जिस रो में A12 है वो चला गया, ठीक है। तो क्या बचा, A21, A31, A23, A33 होल डिटर्मिनेंट, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23, ठीक है। फिर निकालते हैं माइनर ऑफ M13 हमें निकालना है। अब जरा अपने दिमाग में सारे इवेल्युएट कर लो क्या डिटर्मिनेंट आने वाला है। A13 का माइनर अगर निकालना होगा तो समझ गए सभी, चेक करो कि क्या ठीक सोचा आप लोगों ने। A21, A22, A31 और A32 होल डिटर्मिनेंट, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22, करेक्ट। बाकी के अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, बाकी के बचे हुए आप लोग निकालोगे, कर लोगे तो ठीक है। यस कितने एलिमेंट बच रहे हैं अभी, सर, 6 एलिमेंट, बाकी के 6 एलिमेंट में आप लोग काम करोगे, ठीक है। ठीक, तो माइनर्स तो हो गए खत्म। अब अगली हेडिंग है अपने पास भाई कोफैक्टर्स, ठीक। माइनर्स हमने खत्म कर दिए, माइनर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स और अ डिटर्मिनेंट। नाउ कोफैक्टर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स और अ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो पहला लेते हैं ऑर्डर 1। कोफैक्टर्स ऑफ ऑर्डर 1 डिटर्मिनेंट। तो डेल्टा इज इक्वल टू A11, ठीक। अब कोफैक्टर माइनर से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। कोफैक्टर को एनसीईआरटी में कैपिटल A से शो किया है और मैं जो सिंबल यूज करता हूं मैं कैपिटल C सिंबल इस्तेमाल करता हूं। बाकी एक ही बात है, आप कैपिटल A भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो मैंने तो ऐसे कर दिया माइनर M कोफैक्टर फॉर C, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पेपर में, ठीक है ना। तो अगर हम कोफैक्टर की बात करें कि भाई मुझे निकालना है कोफैक्टर C11, कोफैक्टर इज C11 यानी कोफैक्टर ऑफ A11, तो क्या करना होता है, सबसे पहले -1 लेते हैं और उसकी पावर हम करते हैं ये जो उसकी पोजीशन है, उसकी पावर क्या करते हैं, पोजीशन का सम इनिशियल का। ये तुम लोगों को याद हो, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हुए सबसे पहले मैंने लिखा -1 फिर एलिमेंट एंड देन डिटर्मिनेंट। अब -1 और डिटर्मिनेंट को अगर मिला दो तो वो कोफैक्टर है और A11 एलिमेंट है, यानी एलिमेंट इंटू कोफैक्टर लिखा गया था वहां पर, समझ गए, करेक्ट। अब जिस कॉलम में A11 है वो सारे एलिमेंट हट जाएंगे और जिस रो में A11 है वो सारे एलिमेंट हट जाएंगे, यानी M11 जो बचेगा, M11 में अगर आप साइन लगा दो माइनर्स में तो वो सब कोफैक्टर बन जाते हैं। अब M11 तो ये केस क्या था, ये तो नॉट एग्जिस्ट था,
एक मिनट, ठीक है, ये तो नॉट एग्जिस्ट था। तो जैसे माइनर ऑर्डर वन का एग्जिस्ट नहीं करता, वैसे ही कोफैक्टर भी ऑर्डर वन का एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब आओ सेकंड पर, कोफैक्टर्स ऑफ ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट। Delta be the given determinant A11, A12, A21, A2, एक मिनट, A21 और A22। ठीक है, अब शॉर्टकट, बार बार -1 ना लिखना पड़े, तो अब आप इस चीज को समझो। जैसे मुझे निकालना है C11, तो आप देखो इनिशियल का सम क्या है, इवन है या ऑड है? 1 + 1 2 इवन, यूज प्लस साइन। जिस कॉलम में A11 है वो सारे एलिमिनेट कर दो, और जिस रो में A11 है वो सारे एलिमिनेट कर दो A22। क्या यही माइनर ही नहीं था? ध्यान दो, M11 A22 विद साइन आ गया, प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, तो बस इतना ही डिफरेंस है माइनर्स और कोफैक्टर्स में। अगला C12, सम क्या हो गया बेटे? माइनस आ जाएगा, क्योंकि सम ऑड है। A12 जिस कॉलम में उसे हटा दो, और जिस रो में है उसे हटा दो, आ गया A21। C22 पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी बेटा C21 होना चाहिए, सॉरी, C21 नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 2 + 1 3, जिस रो में A21 है वो हट गया, जिस कॉलम में A21 है वो हट गया, A12 आ गया। C22 पॉजिटिव हो जाएगा, जिस कॉलम में है वो डिलीट कर दो, जिस रो में है वो डिलीट कर दो, A11। ये आपके पास आ गए कोफैक्टर्स। कितने लोगों को समझ में आ गया अभी तक माइनर एंड कोफैक्टर? हैंड रेस करो। सर एक बार फिर से बता दो। ठीक है, कोफैक्टर में क्या है बेटा कि सबसे पहले आप साइन लगाते हो, जो कि माइनर्स में आपको नहीं सोचना पड़ता। अब साइन कैसे सोचोगे आप? जैसे आप A11 का कोफैक्टर निकालना चाहते हो, तो A11 का मतलब आप पहले पोजीशन, A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो पोजीशन हो गई 1 1, दोनों का सम करो कितना हो गया 2, तो यानी -1/2 कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पे मैंने प्रॉपर लिख दिया है -1, लेकिन बाकियों में मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ऐसे ही करो, बार बार -1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर सम इवन हो, यानी जो पोजीशन है उसका सम देख लो क्या है, कौन रो कॉलम को देख लो। अगर 1 1 है तो +2 यानी इवन, तो पॉजिटिव। 1 2, 1 + 2 3 ऑड, यानी -1 की पावर अगर ऑड हो तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर ऑड सम आए तो नेगेटिव, इवन सम आए तो पॉजिटिव। तो कोफैक्टर में बस साइन का ध्यान रखना है, और माइनर में साइन नहीं होता। तो कोफैक्टर में आपका A11 की पोजीशन है 1 + 1 यानी 2, इवन नंबर, तो आ गया प्लस साइन। जिस कॉलम में A11 है वो सारे एलिमेंट आप हटा दो, और जिस रो में A11 है वो सारे एलिमेंट हटा दो, तो बचा क्या? A22। ये आपका हो गया कोफैक्टर। और अगर यही साइन आप ना लगाओ, ये हटा दो, तो ये माइनर है। ठीक है ना, ये साइन अगर आप यहां से हटा दो तो माइनर है। करेक्ट? समझ गए कि नहीं अब? हाँ जी दीपांशु, यस सर। ऐसे ही आपको चारों एलिमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, अब आओ कोफैक्टर ऑफ ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट। थर्ड, कोफैक्टर्स ऑफ
ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, लेट डेल्टा बी द डिटर्मिनेंट, यानी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। सेम प्रोसेस जो हमने यूज किया है माइनर्स निकालने के लिए, लेकिन यहां क्या यूज करेंगे, यहां बस साइन का इस्तेमाल हमने करना है। जैसे मैं ले लूं C11, तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब जिस कॉलम में A11 है वो सारे हट गए, और जिस रो में A11 है वो सारे हट गए। बचा क्या, A22, A32, A23, A33। प्लस साइन है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी A22 इंटू A33, माइनस ऑफ डायगोनल A32 इंटू A। ओके, फिर अब हमें फाइंड आउट करना है C12। अगर मैं C12 की बात करूं तो साइन क्या आएगा बेटे, 1 + 2 3, यानी माइनस। जिस कॉलम में A12 है वो सारे हटा दो, और जिस रो में A12 है वो सारे हटा दो। क्या बचा, हमारे पास आ गया A11, A31, A13, A33। प्रोडक्ट कर लो, माइनस को रखा बाहर, A11 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A13। जो आंसर आए उसे आपको कर लेना है। ठीक है, बाकी का बचा हुआ आप खुद निकालेंगे। कितने एलिमेंट बचे हैं अभी, 7। बाकी 7 को फैक्टर आपको खुद निकालना है इसी मेथड से। कौन कौन फाइंड आउट कर लेगा, हैंड रेज करो, या किसी को है समस्या, होनी नहीं चाहिए वैसे तो। वेरी गुड, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं एक स्पेशल नोट पर। टॉपिक का सिर्फ नाम ही तो अलग दिया, बाकी तो सारा सेम ही है। किसका टॉपिक का, माइनर और कोफैक्टर है, टॉपिक का नाम दे दिया, बाकी तो सेम ही लग रहा है। डिटर्मिनेंट, हाँ सर, जैसे डिटरमिनेंट में निकालते थे वैसे ही है तो। हाँ प्रोसेस की तरह ही। बट बेटे डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं ना, ये हर एक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, वो तो आपने डिटर्मिनेंट निकाल दिया, यहां तो सबकी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, 9 एलिमेंट यहां पर है, वहां तो आप एक रो का इस्तेमाल कर रहे हो, यानी सिर्फ 3 कोफैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हो, या एक कॉलम का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, समझ गए, प्रोसेस सेम है, ऐसा नहीं कुछ मेथड नहीं बदल रहा, बट टॉपिक डिफरेंट है कि इसका मतलब क्या, माइनर एंड कोफैक्टर। अभी इसके यूज देखेंगे ना आप कि क्या कैलकुलेट करने में यूज, और मतलब एक बड़ी चीज करने के लिए पहले छोटी छोटी चीजें हम पढ़ते जा रहे हैं, तब उस बड़ी चीज पे पहुंचेंगे जहां इसका असली यूज है। ठीक है, अब पहले एक एग्जांपल करते हैं, फिर मैं तुम लोगों को प्रॉपर्टी लिखता हूं। पेज नंबर 123 आ जाओ, एग्जांपल नंबर 19 पर। बाकी कुछ मुश्किल थोड़ी है, ये तो सबसे आसान चैप्टर हैं ये दोनों पूरे सिलेबस में। फाइंड द माइनर्स ऑफ द एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट। कह रहा हमें एक डिटर्मिनेंट दे रखा है 1 4 7 2 5 8 3 6 9। इसने पूरे 9 माइनर नहीं पूछे, आपसे ये कह रहा है बस ये कि आप जो ये 6 एलिमेंट है इसका माइनर बता दो क्या होगा। जरा सभी अपनी अपनी कॉपी में इवैल्यूएट कर लो तो देखें जरा।
कर लिया होगा सबने। अब जैसे माइनर प्रेजेंट करना है तो पहले देखो 6 की पोजीशन कहां पर है, इन सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, यानी ये पोजीशन है आपका M23। अब जिस रो में 6 आ रहा है वो सारा आपको हटाना होगा, जिस कॉलम में 6 आ रहा है वो सारा हटाना होगा। ठीक है, फाइनली अपने पास क्या बचा, 1 7 2 8 होल डिटर्मिनेंट, यानी आंसर आ गया 8 - 14, आंसर इज -6। और अगर यही कोफैक्टर होता तो इसका आंसर हो जाता +6। कैसे, बाहर आपको माइनस लगाना पड़ता, क्योंकि 2 + 3 कितना हो गया 5, तो बाहर है नेगेटिव। ठीक है, किसको किसको क्वेश्चन समझ में आ गया, हैंड रेज करो। अब ऐसे वो जो मर्जी पूछ ले या सारे के सारे कोफैक्टर पूछ ले तो सारे निकालने हैं। ठीक है, हर्षित एंड सदफ क्लियर, ओके। ओ सॉरी, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 20 पर। एग्जाम्पल नंबर 20, ट्वेंटियथ एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हो गया 1 4 -2 3। कह रहा माइनर्स एंड कोफैक्टर बताओ। पहले माइनर निकाल लेते हैं, M11, यानी 1 का अगर माइनर निकालना है तो उसको क्या लिखोगे, M11। जिस कॉलम में है 1 वो हटा दो, जिस रो में है 1 वो हटा दो, 3। फिर M12 यानी -2 का आप निकाल रहे हो माइनर, जिस कॉलम में उसे डिलीट करो, जिस रो में है उसे डिलीट करो, 4। फिर M21 की बात करो तो यानी 4 के लिए आप निकाल रहे हो, कॉलम और रो डिलीटेड -2। नाउ M22 यानी किसके लिए निकाल रहे हो आप, 3 के लिए, रो और कॉलम डिलीटेड, आंसर इज 1। अब मैं कोफैक्टर की बात कर लेता हूं, आप चाहो तो कोफैक्टर फिर से डिटर्मिनेंट की तरफ जाके निकाल सकते हो या सीधे देख लो। C11 कितना है, 3, पॉजिटिव ही रहेगा। C12 1 + 2 3 नेगेटिव, M12 कितना है 4, -4 हो जाएगा। M21 यानी C21 की अगर मैं बात कर लूं तो 2 + 1 कितना हो गया 3, यानी नेगेटिव, माइनस और माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही C22 की बात करूं तो +1 ही रहेगा। बताओ कौन कौन समझ गया, हैंड रेज करो। ओके, वेरी गुड। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स टॉपिक हो गया एंड। एग्जाम्पल नंबर 21 पर आओ। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट A11 एंड A21 इन द डिटर्मिनेंट। ये आप लोग खुद करोगे। एग्जाम्पल नंबर 21 हो जाएगा, पढ़ लिया सबने। उसमें पोजीशन दे रखी भाई A11 का माइनर भी बताओ और कोफैक्टर भी बताओ, ये मैं निकाल चुका हूँ सारा। ठीक है, A21 का माइनर बताओ, कोफैक्टर बताओ। अब आओ ये एग्जाम्पल। तो सर फॉर्मूला बनाने पड़ेंगे, क्यों फॉर्मूला क्यों बनाने पड़ेंगे, मतलब एक तरह से बेसिक एक तरह से फॉर्मूला ही बन जाएगा। जैसे ये बना रखे हैं। इसको पूछ रहा है वो, कह रहा है A11 का सर माइनर। मतलब एक तरह से फॉर्मूला ही बन जाएगा। फॉर्मूला नहीं कह सकते, जनरल टर्म में पूछ रहा है वो, जनरल वैल्यू दे रहा है, जो मैंने समझाया है उसी को बोल रहा है। फॉर्मूला इसको बोलने की जरूरत नहीं है, ना इसे याद करना है हमें। ठीक है, प्रोसेस बस आना चाहिए। यस सर। ठीक, क्योंकि ऐसे 9 एलिमेंट के आप याद रखोगे, कहाँ कहाँ याद करोगे, प्रोसेस आना चाहिए ना। ठीक है, तो हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 22 पर आओ। कह रहा फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट। आपको 9 के 9 माइनर और 9 के 9 कोफैक्टर निकालने हैं, और फाइनली आपको वेरीफाई करना है A11 इंटू A31, A31 का मतलब कोफैक्टर, प्लस A12 इंटू A32 प्लस A13 इंटू A33 इज इक्वल टू 0। ये आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, ये आप लोग खुद करेंगे।
अब इसके बाद दो स्पेशल नोट जो हमेशा याद रखने हैं, ठीक है, फिर मैं इस क्वेश्चन पे ही बात करूंगा 22 पर। अगर आप एलिमेंट सपोज फर्स्ट रो के ले रहे हो और कोफैक्टर भी फर्स्ट रो के ही ले रहे हो, जैसे A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमेशा आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा। यही तो हमने किया है। A11 एलिमेंट जिस कॉलम में है उसे हटा दिया, जिस रो में है उसे हटा दिया, फिर क्या बचता है साइन के साथ, C11 ही तो बचता है। अगर आप फर्स्ट कॉलम ले रहे हो और कोफैक्टर भी फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के ले रहे हो, उन्हें मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो, तो हमेशा आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा। यानी जो भी रो या कॉलम के एलिमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हो, उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ उन्हें प्रोडक्ट करके ऐड कर रहे हो, तो हमेशा आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा। ठीक है। दूसरा, अगर मान लो आप एलिमेंट तो ले रहे हो फर्स्ट रो के, बट कोफैक्टर जो ले रहे हो अदर देन फर्स्ट रो ले रहे हो, जैसे आपने ले लिया C21 A12 इंटू C22 प्लस A13 इंटू C23, तो ऐसे केस में जब आप ऐड और प्रोडक्ट और ऐड करेंगे तो हमेशा आंसर आपको 0 मिलेगा। इस पे 1 नंबर के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, वो सीधे लिख देता है, हम 3 डिजिट जो ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट पूरा सॉल्व करने लग जाते हैं, नहीं कहता वो कि इसको सॉल्व करो, वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है। हमें ये प्रॉपर्टी पे ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर्टी देखते ही आंसर कर दो। अब देखो जैसे ये वाला कह रहा है A11 इंटू A31, एलिमेंट तो फर्स्ट रो के ले रहा है, बट कोफैक्टर जो है वो आपको ले रहा है थर्ड रो के, A11 इंटू A31 A12 इंटू A32 A13 इंटू A33, तो 100% चाहे जो मर्जी डिटर्मिनेंट हो, उनके प्रोडक्ट का सम हमेशा 0 ही होने वाला है, इसलिए कह रहा है वेरीफाई करो 0 है, वही ये प्रॉपर्टी है। तो अगर आप एलिमेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लेकर के उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट करके सम करेंगे तो आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा। अगर आप एलिमेंट किसी भी रो या कॉलम के ले रहे हो, बट जो कोफैक्टर है वो अदर रो और कॉलम के ले रहे हो, यानी रो के साथ रो लेना होता है, कॉलम के साथ कॉलम लेना होता है, तभी कुछ बनता है, नहीं तो कोई मीनिंग नहीं है कि रो ले लिया फर्स्ट और कोफैक्टर ले लिया कॉलम 1 के, तो गलत है बातें ये। ठीक है। तो आपने एलिमेंट सपोज किसी भी रो के लिए, बट कोफैक्टर आपने कोरस्पॉन्डिंग रो या कॉलम के लिए, अदर रो और कॉलम के लिए, सॉरी बेटा, अदर रो और कॉलम के लिए उनको प्रोडक्ट करके सम करोगे तो हमेशा आंसर 0 मिलेगा। ठीक है। किसको किसको ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई, हैंड रेज करो। हाँ जी सदफ, कोई डाउट? समझ नहीं आ रहा। देखो मैं एग्जांपल नंबर 22 पे बात करता हूं। हमें दे रखा है डिटर्मिनेंट 2 6 1 -3 0 5 और 5 4 -7, ये हो गया। कह रहा है A11 निकालो LHS के अकॉर्डिंग, मैंने निकाल लिया जी A11 अपना कितना है 2। ठीक है। फिर कह रहा है A31 निकालो, A31 का मतलब कोफैक्टर 31 आप निकाल रहे हो, कोफैक्टर 31 जिस रो में है उसे हटा दो, जिस कॉलम में उसे हटा दो, कितना आ गया, कोफैक्टर 31 का साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव, जिस रो में है वो हट गया, जिस कॉलम में है वो हट गया, आ गया -12 -0, आंसर इज -12। फिर फाइंड आउट करने के लिए कहता है A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A12 इज -3। फिर C32 कहता है कि भाई C32 निकालो, 32 का मतलब 5, जिस कॉलम में उसे हटाओ और जिस रो में है उसे हटाओ, साइन लगेगा नेगेटिव क्योंकि 3 + 2 5 ऑड नंबर है। ठीक है। तो रो के एलिमेंट चले गए, कॉलम के एलिमेंट चले गए, ये आ गया 8 -
5 6 हो गया 30, तो कितना आंसर आ गया? -22 और माइनस +22। फिर A13 हो गया 5 और C33 दैट इज A33 ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि 3 + 3 6। -7 जिस रो में वो सारे हट गए, जिस कॉलम में वो सारे हट गए, 0 और माइनस +18 आंसर आ गया +18। अब इसे जरा इवेल्युएट करो। कह रहा है A11 इंटू C31। आप क्या कर रहे हो? आप एलिमेंट ले रहे हो फर्स्ट रो के, एलिमेंट आप यूज कर रहे हैं फर्स्ट रो के, ठीक है। कोफैक्टर आप यूज कर रहे हैं, कोफैक्टर आप यूज कर रहे हैं थर्ड कॉलम के, सॉरी थर्ड रो के कोफैक्टर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो A11 इंटू C31 प्लस A12 इंटू C32 प्लस A13 इंटू C33। क्या आंसर आएगा इसका? A11 इज 2 और C31 इज -12, A12 इज -3 और C32 इज 22, A13 इज 5 और C33 इज 18। देखो क्या आता है, -24 -66 90, 24 और 66 -90 + 90 आंसर 0। समझ गए क्या देखा आपने? आपने ये देखा कि अगर आप एलिमेंट लेते हो किसी भी रो के, लेकिन जो कोफैक्टर लेते हो आप उस रो के नहीं लेते हो, किसी और रो के लेते हो। यानी आपने रो 1 के नहीं लिए, रो 3 के लिए, या आपने रो 2 के लिए। तो ऐसे केस में जो आंसर प्रोडक्ट और सम का आएगा वो ऑलवेज 0 आएगा। देयरफॉर देयर इज अ प्रॉपर्टी A11 इंटू C21 A12 इंटू C22 प्लस A13 इंटू C23 0। तो अगर हमें एक नंबर का क्वेश्चन ये कहा जाए कि इसका क्या आंसर होगा, वहां क्वेश्चन मार्क लगा दे, तो हमें कुछ इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं, इतना हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं जितना हमने यहाँ पे किया है। ये सब नील कर देना चाहिए पेपर में, ये हमें करना ही नहीं है कुछ भी, हमें सीधा आंसर इसका 0 लिख देना चाहिए। क्यों लिख देना चाहिए? तो प्रॉपर्टी ही होती है, तो हम क्यों कैलकुलेट करें? ये हर डिटर्मिनेंट के लिए ट्रू है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप एलिमेंट ले रहे हो फर्स्ट रो के और कोफैक्टर भी उसी रो के निकाल रहे हो, उसी रो के एलिमेंट के निकाल रहे हो, तो उनके सम का और प्रोडक्ट जो आंसर आएगा वो आपको हमेशा डिटर्मिनेंट देगा, जो आप डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करके आए हो 4.1 में, ठीक है। लास्ट वाले मैंने क्या कहा कि लास्ट वाले मैंने कहा कि अगर आप एलिमेंट ले रहे हो सपोज फर्स्ट रो के, ये रहे ना एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो बट कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो, ये देखो आप R1 नहीं ले रहे हो, अगर आप एलिमेंट रो 1 के ले रहे हो और कोफैक्टर भी आप रो 1 के ले रहे हो, और ये मेथड आप लगा रहे हो कि एलिमेंट और उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई किया, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई किया, तीसरा एलिमेंट और उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके प्लस किया, तो आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा। समझ गए? R1 एलिमेंट और कोफैक्टर ऑफ R1 को मल्टीप्लाई करके यस सर। तो डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर ऑफ सर सेम रो का। सेम रो का, और कोफैक्टर ऑफ R1 सॉरी एलिमेंट ऑफ R1 बट कोफैक्टर ऑफ अदर रो दैट इज R1 एंड R2 एंड R3, जब उन्हें आप प्रोडक्ट करके सम करेंगे तो आंसर आपको हमेशा 0 मिलेगा। अभी बताओ किसी को कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर? हाँ जी सदफ, हो गया क्लियर? यस सर। अभी भी कोई डाउट? सर ये हर डिटर्मिनेंट के लिए हर वैलिड है? डिटर्मिनेंट के लिए प्रॉपर्टी देखो मैंने किस में लिखा है, A11 में, ऐसा तो नहीं कोई इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट लेके लिखा है। तो ये प्रॉपर्टी कहलाएगी जब हम जनरल फॉर्म में कोई चीज पढ़ेंगे, ठीक है। समझ गए? यस सर। तो ये हो गया टॉपिक खत्म।
और आपका होमवर्क हो गया एक्सरसाइज नंबर 4.4। ठीक है, ये पूरा आपको कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। और बताओ कहाँ पे मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और कहाँ पे पढ़ा है? कहीं पढ़ा है हमने? अपनी अपनी बात जरा टेक्स्ट करो, अगर किसी ने पढ़ा हो तो कहाँ पढ़ा है बता सके अगर। पढ़ा चुका हूँ ये बात की नहीं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कहाँ पर? मैट्रिक्स में कौन से टॉपिक में? सर एलिमेंट्री एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। सर इन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के अंदर। समझ गए सभी कि भाई इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी को हमें दोबारा पढ़ना है। यानी अब हमें नया मेथड सीखना है टू फाइंड द इनवर्स। अब ये बात सबको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, वो क्योंकि पिछले में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो एडजॉइंट्स पहले कर लें। एक मिनट, यहाँ से थोड़ा गड़बड़ कर दी शायद मैंने, एक मिनट बच्चों। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट समझ लेते हैं। अगर ये माइनर एंड कोफैक्टर समझ में आ गया ना, एडजॉइंट बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। वही सब एक दूसरे से लिंक होते जाएंगे। तो जो एडजॉइंट एग्जिस्ट करता है वो हमेशा ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स से एग्जिस्ट करता है, क्योंकि माइनर एंड कोफैक्टर भी ऑर्डर 2 से शुरू होते हैं, तो एडजॉइंट भी ऑर्डर 2 से शुरू होता है। एडजॉइंट 1 का कोई भी ऑर्डर 1 मैट्रिक्स का कोई भी एडजॉइंट नहीं होता। ठीक है, तो पहला लेते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 का मतलब है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2। ठीक है, तो सपोज अपने पास ए कोई भी एक मैट्रिक्स है, A11, A12, A21, A22। पहला काम क्या होता है बेटा, आपको कोफैक्टर को फाइंड आउट करना होता है। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या फाइंड आउट करना है? कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। पहला स्टेप है फाइंड कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट, यानी C11 प्लस आ जाएगा A22, C12 माइनस आ जाएगा A21, C22 पॉजिटिव आ जाएगा A12, और सॉरी बेटा, सॉरी C21 आ जाएगा नेगेटिव। कॉलम और रो के एलिमेंट डिलीट हो गए, आ गया A12। C22 सम क्या है? इवन है, पॉजिटिव। जिस कॉलम में A22 है, जिस रो में A22 है, वो हट गया, आ गया A1। कोफैक्टर सारे निकाल लिए। जब कोफैक्टर निकाल लिया आपने, अब आप इजीली एडजॉइंट निकाल सकते हो। अब एडजॉइंट निकालते कैसे हैं? एडजॉइंट को आप लिखते हैं ADJ ऑफ गिवन मैट्रिक्स, यानी एडजॉइंट ऑफ ए, ये सिंबल है। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आप क्या करते हो, जो कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स आपने निकाले हैं वो एलिमेंट की पोजीशन पर रख देते हैं, C11, C12, C21, C22, और उसका ट्रांसपोज कर दो। देखो ट्रांसपोज पढ़ चुके हो आप लोग या नहीं? पढ़ चुके हैं ना ट्रांसपोज। तो C11 का कोफैक्टर, पहले C11 की वैल्यू है प्लस A22, C12 है माइनस A21, और C21 है माइनस A12, और C22 है प्लस A11। होल ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में क्या करते हैं? फर्स्ट रो इज एज फर्स्ट कॉलम, यानी A22 माइनस A21। ठीक है, सेकेंड रो इज एज सेकेंड कॉलम। देखो बच्चों, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, कोफैक्टर निकालना है
कोफैक्टर को जिस एलिमेंट के वो कोफैक्टर हैं उनकी पोजीशन पर रखना है, फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना है, जो आंसर आएगा वही है एडजॉइंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। 10 सेकंड दे रहा हूं, ध्यान से मेथड दिमाग में फिट कर लो। कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेस करो। सर मतलब इसके साथ सिर्फ बाइनरी एलिमेंट चेंज हुए हैं ना? एलिमेंट चेंज हुए, हाँ अभी बता रहा हूँ, वो बात भी बता रहा हूँ। पहले बेसिक देख लो कि कैसे आता है। ट्रांसपोज का मतलब होता है जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, रो कन्वर्टेड विद कॉलम या इंटरचेंज विद कॉलम। ठीक है, क्लियर बच्चों? अच्छा, अब इसका एक शॉर्टकट मेथड, और उसे हम यूज कर सकते हैं उस शॉर्टकट को, क्योंकि वो एनसीईआरटी में ही गिवन है। ऑर्डर 2 का शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो। सर ये डायरेक्ट लिख सकते हैं? हाँ जी बेटा, शॉर्टकट और क्यों आता है वो देख लिया। शॉर्टकट मेथड टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये शॉर्टकट मेथड क्या होता है कि जैसे मान लो आपको मैट्रिक्स दे दी गई A11, A12, A21, A22, आप इसको बिना कोफैक्टर निकाले इसका एडजॉइंट आप निकाल सकते हो। तो इसमें क्या करना होता है, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट और चेंज द साइन ऑफ डायगोनल एलिमेंट, चेंज द साइन ऑफ डायगोनल एलिमेंट, interchange the diagonal element and change the sign of diagonal element. ठीक है, चेंज द साइन ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अगर प्लस है तो माइनस कर दोगे, माइनस है तो प्लस कर दोगे। अगर अब मुझे इसे डायरेक्ट लिखना हो कि व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो ADJ ऑफ A इज A22, अभी ये पॉजिटिव मान के आप चलेंगे, माइनस A21 माइनस A12 और इट इज A1। ये आप एक लाइन में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो A आपको दिया गया 5 -2 1 3, कह रहा है इसका एडजॉइंट बता दो ऑर्डर 2 का। तो आप करेंगे एडजॉइंट ऑफ A 3 -2 है तो +2, +1 है तो -1 और ये 5, ये आपको एडजॉइंट मिल गया। आप यही चीज अगर पूरे प्रोसेस से करते जो मैंने सिखाया तब भी यही आएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं, चेंज द साइन ऑफ डायगोनल एंड इंटरचेंज द एलिमेंट ऑफ डायगोनल। ठीक है, यू गेट एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। 10 सेकंड है, दिमाग में रिपीट करो। अब बताओ किसे किसे समझ में आ गया? सर 3 और 5 के साइन चेंज नहीं होंगे? 3 और नहीं, 3 और 5 के नहीं होंगे, वो इंटरचेंज होंगे बेटे। जो भी साइन होगा वो इंटरचेंज होंगे और साइन सिर्फ चेंज होगा ऑफ डायगोनल का। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? अब आओ एडजॉइंट ऑफ ऑर्डर 3 मैट्रिक्स, सेम मेथड जो मैंने ऑर्डर 2 में आपको बताया। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ऑर्डर 3 मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ
ए अपने पास कोई भी एक मैट्रिक्स हो गई, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आपको इन सब के कोफैक्टर निकाल लेने हैं। अब मैं निकालूंगा नहीं, बस प्रोसेस लिखूंगा। तो हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। और जब आप निकाल के इनको इसी पोजीशन पे रख दोगे, ट्रांसपोज निकाल दो, यू गेट एडजॉइंट। क्लियर? हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? तो जब ट्रांसपोज करोगे तो फर्स्ट रो इज एज फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इज एज सेकंड कॉलम, थर्ड रो इज एज थर्ड कॉलम। अच्छा, अब तुम लोगों का होमवर्क जो है, आज का होमवर्क सिर्फ 4.4 एक्सरसाइज है, इसे पूरा कंप्लीट कर लेना है। और जिसने पिछला कुछ नहीं पढ़ा या होमवर्क नहीं भेजा, तो फटाफट अपना होमवर्क भेजो। ठीक है, समझ गए? हाँ जी जागृत, कुछ पूछना है? हाँ सर। क्लियर? और सभी शेड्यूल में काम करना शुरू कर दो, क्योंकि इतना टाइम तो है। अगर कोई परेशानी चल रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल भाई परेशानी सबके साथ बहुत बुरी है। ठीक है ना? तो उसके लिए आप इन्फॉर्म कर दो कि भाई सर ये दिक्कत है, इसलिए मैं नहीं कर पाया। मोबाइल है सबके पास, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इतनी सुविधाएं दे रखी हैं तुम लोगों को। समझ गए? तो मैसेज फॉरवर्ड कर दो कि इस वजह से मेरा काम नहीं हुआ, बस बात खत्म। ठीक है? लेकिन अगर आप सही सलामत हैं तब भी काम नहीं कर रहे हैं तो गलत बात है। तो इसलिए काम कर लो, अच्छा रहेगा। ये मत सोचो कि इस साल जो हालत है अगले साल भी एग्जाम की यही हालत होगी। हालत जो भी हो, लेकिन हम अपना एक साल वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है? कोई भी कागज का टुकड़ा ये नहीं बताता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, वो सिर्फ पेपर है। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तब उस पेपर की वैल्यू बनेगी। और अगर आपने पढ़ाई नहीं की, पेपर आपके पास है, तो कहेंगे यार पता नहीं कैसे पास हो गया, या तो उसको कुछ आता ही नहीं। या उस पेपर को देख करके लोग डिसाइड कर लेंगे, कोई नहीं डिसाइड करता। क्यों? इंटरव्यू और बाकी के एग्जाम बने हुए हैं इसीलिए कि अगर कोई गलती से आ गया हो तो उसको नहीं लेना, पहले देखना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, उसको आता है कि नहीं आता कुछ भी। इसलिए इससे मत घबराओ कि भाई कुछ पता नहीं पेपर होगा कि नहीं होगा, मैं पढ़ूं कि ना पढ़ूं। पढ़ना तो बहुत जरूरी है, चाहे कभी पेपर ना होता तब भी तो पढ़ते। भाई पढ़ेंगे तभी तो कुछ समझेंगे, बिना पढ़े क्या समझेंगे? या सिर्फ CBSE के सर्टिफिकेट के लिए पढ़ रहे हो? ठीक है? तो ये ध्यान रखो बातें, और पढ़ाई किया करो रेगुलर। अपना टाइम टेबल बना लो सुबह से शाम तक, तो आप इतने बिजी रहेंगे कि आपको कोई बीमारी ही नहीं पकड़ेगी। अपना काम करोगे ना। ये तो डॉक्टर भी कह रहे हैं कि भाई अगर आपको हो भी जाए तब भी धीरे धीरे अपना काम थोड़ा थोड़ा करते रहो, इससे आप नेगेटिव चीजें नहीं सोचेंगे। ठीक है? और मैथमेटिक्स करेंगे तो वैसे ही नेगेटिव नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे। मैथमेटिक्स करने वाले बंदे पॉजिटिव ही रहते हैं हमेशा, वो नेगेटिव नहीं होते। समझ गए? माइनस माइनस फिर भी वो प्लस कर देते हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ जाता है ना उनके माइंड में, तब भी उसको पॉजिटिव बना लेते हैं। इसलिए मैथ्स पढ़ा करो बहुत अच्छी तरीके से। ओके, चलो बाय बाय।